बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है इकोलॉजिकल निच के बारे में। सबसे पहले तो आपको निच के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द निच। निच को फर्स्ट टाइम जो है यूज़ किया था जोसेफ ग्रेनियल ने 1971 में। इसने बेसिकली क्या किया था कि जो कैलिफोर्निया के थ्रेशर्स में कुछ माइक्रो हैबिटेट्स थे उनको एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली जो जोसेफ ग्रेनियल था इसने फर्स्ट टाइम 1971 में जो टर्म है निच की उसको डिस्क्राइब किया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं निच के बारे में। व्हाट इज़ द निच? All the parameters needed by an organism to live and successfully reproduce in a healthy way is known as the niche. बेसिकली हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी स्पीशी, कोई पर्टिकुलर स्पीशी किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में किस तरह से कैसे इंटरेक्ट करती है, तो ये चीज़ कहलाती है निच। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये निच कहलाती है। या हम कहते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स किसी कम्युनिटी में, किसी हैबिटेट में किस तरह से ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, किस तरह से जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह की जो है वो फूड खा रहे हैं, किस तरह से जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम सारी इनका बेसिकली फंक्शनल रोल देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम फंक्शनल रोल जो देखते हैं ये चीज़ कहलाती है निच। ठीक है, यानी कि फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया इज़ नोन एज द निच। ठीक है, या आप इसको इस तरह से कर लें, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया में कोई भी स्पेसिफिक हैबिटेट है उसमें किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, किस तरह की फूड खा रहा है, किस तरह के जो है वो इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, किस तरह जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली निच कहलाती हैं। ये सारे पैरामीटर्स, यानी कि इन तमाम पैरामीटर्स को जो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है निच। तो ऑल द पैरामीटर्स नीडेड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू लिव एंड सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस इन अ हेल्दी वे इज़ कॉल्ड निच। तो अगर ये तमाम पैरामीटर्स नहीं होंगे, उसको फूड नहीं अच्छी मिल रही, वो सही तरह से सर्वाइव नहीं कर रहा, तो हेल्दी वे में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो ये तमाम पैरामीटर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये चीज़ कहलाएगी निच। इसके बाद आपको जो है हैबिटेट के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द हैबिटेट। बेसिकली हैबिटेट हम किसको कहते हैं कि वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहा है, ये चीज़ कहलाती है हैबिटेट। यानी कि कोई एक ख़ास जगह है, वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये इसकी हैबिटेट कहलाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं कि कोई भी बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, या हम एबायोटिक फैक्टर की भी बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोटिक फैक्टर की भी, या हम एबायोटिक फैक्टर को भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है फॉरेस्ट की, ट्री की और ओशन की। अब फॉरेस्ट में जितने भी जो हैं वो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो वो उनकी एक हैबिटेट है। अगर ट्री के ऊपर जितने भी परिंदे पाए जाते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो ट्री उसकी हैबिटेट होगी। अब ओशन की अगर हम बात करते हैं, तो ओशन में जितने भी एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए उनकी जो हैबिटेट है वो क्या होगी, वो ओशन होगी। अगर हम अपनी बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए आपकी निच कौन सी है, आपकी हैबिटेट कौन सी है, तो आप जो है किसी न किसी घर में तो रह रहे हैं ना। वो जो बेसिकली जो घर है, जो आपका हाउस है, वो क्या कहलाता है, वो आपकी हैबिटेट कहलाती है। अब ऐसा है कि आप उस घर में एक ख़ास जगह पे, जहाँ पे आपको अपनी जो है वो ज़्यादा फाइंडिंग्स मिल रही हैं, जहाँ पे अपना ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, तो वो एक रूम होगा। ठीक है, तो वो जो बेसिकली एक रूम है आपका, वो निच कहलाती है, और वो पूरा जो घर है वो एक हैबिटेट कहलाएगी आपकी। अब आगे हमने बात करनी है इसकी टाइप्स के बारे में। अब बेसिकली जो निच है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फंडामेंटल निच और एक है रियलाइज्ड निच। अब ये जो फंडामेंटल निच और रियलाइज्ड निच है, इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, प्री कम्पिटिटिव और पोस्ट कम्पिटिटिव निचेस। यानी कि फंडामेंटल के लिए हम प्री कम्पिटिटिव और रियलाइज्ड के लिए हम पोस्ट कम्पिटिटिव निच का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और फंडामेंटल निच को FN से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और रियलाइज्ड निच को R कैपिटल N से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो फंडामेंटल निच और जो रियलाइज्ड निच होती है, इसे मल्टी डायमेंशनल निच भी बोलते हैं। यानी कि ये बेसिकली दोनों मल्टी डायमेंशनल निच हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल निच एंड द रियलाइज्ड निच।
तो फंडामेंटल निच हम किसको कहते हैं कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस, जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रीली रह रहा हो विदाउट एनी इंटरफेरेंस के, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये फंडामेंटल निच कहलाती है। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी इंटरफेरेंस के बगैर आज़ादाना जो है वो रह रहा होगा, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, फंडामेंटल निच कहलाती है। यानी कि अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर निच विदाउट डिस्टर्बिंग और कम्पिटिटिव विद अदर स्पीशीज, सो देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीशीज, इट इज़ लार्जर देन रियलाइज निच, इट इज़ थ्योरेटिकल निच। तो बेसिकली फंडामेंटल निच को हम थ्योरेटिकल निच भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी जो डेफिनेशंस हैं ये आपको मिल जाएंगी। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि रियलाइज निच अब किसको कहते हैं। रियलाइज निच हम कहते हैं कि जिसमें कंपटीशन जो है वो मौजूद हो, कंपटीशन इज़ प्रेजेंट। तो जब कंपटीशन जो है वो प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो क्या कहलाएगी, वो रियलाइज निच कहला रही है। तो फंडामेंटल निच में हमने कहा है कि कोई भी कंपटीशन, कोई भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वो फंडामेंटल निच होगी। फंडामेंटल को थ्योरेटिकल निच भी बोलते हैं। जबकि रियलाइज निच की अगर बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि कंपटीशन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहेंगे और दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो है वो कंपटीशन होगा। यानी कि रियलाइज निच में हम कह रहे हैं कि व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ सेम निच इन कंपटीशन देयर इज़ अ इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीशीज, इट इज़ स्मॉलर देन फंडामेंटल निच, इट इज़ अ एग्जैक्ट और एक्चुअल निच फ्रॉम वेयर एन ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू। बेसिकली अगर इसको हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं फंडामेंटल और रियलाइज निच की। अब फंडामेंटल निच में बेसिकली आप लोग कहते हैं कि जैसे आप एक कमरे में रह रहे हैं, ठीक है, वो एक आपकी निच है। अब आप उस कमरे में अकेले रह रहे हैं, कोई भी आपके साथ वो रूम शेयर नहीं कर रहा, वो आपका रूम है, सिर्फ आपका, ठीक है, कोई भी आपके रूम में आकर नहीं रह रहा। तो बेसिकली कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, आप फ्रीली अपने रूम में रह रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, ये फंडामेंटल निच होगी। और वो जो रूम है वो आपके लिए लार्जर होगा, क्योंकि आप अकेले हैं तो आपके लिए लार्जर है। लेकिन अगर रियलाइज्ड की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ सेम निच इन कंपटीशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप एक रूम में रह रहे हैं, ठीक है। अब कोई और जो है इंडिविजुअल आपके साथ आके रूम शेयर करता है, आपका कोई बहन है, कोई भाई, या कोई बाहर से आके आपके साथ जो है वो रूम शेयर करता है। अब बाहर से कोई आदमी आया है और आपके साथ रूम शेयर किया है, तो इंटरफेरेंस हो गई। बेसिकली कोई पर्सन आया है, कोई इंडिविजुअल आया है, उसने आपके साथ रूम शेयर किया है, तो जो है क्या हुआ कि इंटरफेरेंस हो गई। अब दो जो इंडिविजुअल हैं वो एक ही रूम में रहेंगे, तो उनमें कंपटीशन भी होगा, क्योंकि जो एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा है वो दूसरा भी वो चीज़ इस्तेमाल करेगा, जो एक रिसोर्स यूज़ कर रहा है वो दूसरा भी रिसोर्स यूज़ करेगा। तो जिसके नतीजे में जो है वो क्या होगा, एक कंपटीशन डेवलप होगा, इंटरफेरेंस होगी। अब जब दो रह रहे हैं तो उसके लिए वो जो निच है वो बेसिकली स्मॉलर होगी एज़ कम्पेयर टू दी फंडामेंटल निच। आई होप अब आपको इसका जो कंसेप्ट है फंडामेंटल और रियलाइज निच का वो क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है कि जो फंडामेंटल है और जो रियलाइज निच है, अब हम इसके बाद जो है रियलाइज निच के बाद इसमें एक टर्म आती है करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, जो आपके पास इकोलॉजी की बुक है। अब यहाँ पे जो करेक्टर डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस का, एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस ऑफ को एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ that competition for resource such as food as a result of divergence natural selection causes evolutionary change। बेसिकली क्या है कि ये जो करेक्टर डिस्प्लेसमेंट है ये एक एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस है। ये कब होती है कि जब दो सिमिलर स्पीशीज़ एक ही जगह एक सेम इन्वायरमेंट में रह रही हों, ठीक है। अब वो जब दो स्पीशीज़ एक सेम इन्वायरमेंट में रह रही हैं तो उनमें जो है वो कंपटीशन आएगा किसी भी रिसोर्स के लिए, किसी भी फूड के लिए, तो जिसके नतीजे में डाइवर्जेंस प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज़ कहलाती है करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि इफ़ टू स्पीशीज़ लिविंग इन अ डिफरेंट निच द करेक्टर डिस्प्लेसमेंट विल बी लो। अगर दो स्पीशीज़ डिफरेंट निच में रहेंगे तो उनमें जो करेक्टर डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगी। जैसे अगर दो इंडिविजुअल हैं वो अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, अलग अलग निच में रह रहे हैं, तो उनमें करेक्टर डिस्प्लेसमेंट कम होगी, क्योंकि उनके रिसोर्सेज भी अलग हैं, वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर तो दो स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही जगह सेम निच में रह रही होंगे तो उनकी करेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाई होंगे। यानी कि दो इंडिविजुअल्स अगर एक ही रूम को शेयर कर रहे हैं तो उनका जो करेक्टर डिस्प्लेसमेंट है वो हाई हो जाएगा।
अब यहाँ पे कुछ और जो है वो टर्म्स बताई हुई हैं इकोलॉजिकल निच के बारे में। बेसिकली अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि रियलाइज्ड और जो फंडामेंटल निच है, ये इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, जिसको हमने मल्टी डायमेंशनल निच भी बोला है। अब कुछ और टाइप्स भी हैं निच की, जो हम फिजिकल स्पेस के बुनियाद पे या उसकी फंक्शनल रोल की बुनियाद पे उसको डिवाइड किया गया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करनी है स्पेशल और हैबिटेट निच की, ठीक है। हैबिटेट निच और स्पेशल निच की हम बात करते हैं। बेसिकली ये फिज़िकल स्पेस ऑक्यूपाइड होगी, यानी कि ये क्या है कि दिस टाइप ऑफ निच कंसर्न्स फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि फिजिकली जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने फिजिकली जिस स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको हम क्या कहेंगे कि वो स्पेशल है या फिर हैबिटेट निच है। यानी कि फिजिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह पे फिजिकली उसने किसी जगह को जो है वो घेरा हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जब वो फिजिकली किसी भी जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा तो वो वाली जो टाइप है, वो वाली जो निच है वो क्या कहलाएगी, वो स्पेशल या फिर जो है वो हैबिटेट निच कहलाएगी। अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में आ जाती है मिलीपेड्स एंड ओक ट्री, ठीक है। मिलीपेड्स जो है बेसिकली ये आपको पता है कि इट्स एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मिलीपेड्स जो है और हम अगर ओक ट्री की बात करते हैं तो ओक को उर्दू में कहा जाता है बलूत। तो ये बलूत का एक दरख्त होता है। अब यहाँ पे ना एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील, ठीक है। इस साइंटिस्ट का नाम था नील। तो बेसिकली इस नील ने 1967 में एक स्पेशल निच की एक बहुत अच्छी एग्जांपल को जो है वो बयान किया था। इसने 7 स्पीशीज़ ली थी मिलीपेड्स। मिलीपेड्स जो छोटी छोटी बहुत सारी टांगें होती हैं, ठीक है, उस तरह का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मिलीपेड्स कहलाता है। तो अब इसकी 7 स्पीशीज़ जो थी उनकी मुख्तलिफ जो है वो हैबिटेट थी, ठीक है। क्या था कि दरख्त तो एक ही था, ठीक है, ओक ट्री की हम बात करें, लेकिन उस ओक ट्री में, उस ओक फॉरेस्ट में बेसिकली उन जो सातों उसकी स्पीशीज़ थी उनकी जो है वो डिफरेंट हैबिटेट थी, ठीक है। कुछ ऐसी थी जो फॉरेस्ट फ्लोर पे रहती थी, कुछ ऐसी थी जो उस ट्री के जो है वो सबसे ऊपर वाले हिस्से पे रहती थी, कुछ पत्तों के ऊपर, कुछ पत्तों के नीचे, कुछ जो है उनके तनों पे रहती थी। तो इस तरह से जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई। तो बेसिकली अब ऐसा है कि कुछ, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो शोर में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं उनको सुकून पसंद होता है, और कुछ लोगों को ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे भी बताया हुआ है कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो है उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, और इस तरह से वो डिफरेंट जो है उन्होंने हैबिटेट्स को चूज़ किया। अब वो जो डिफरेंट हैबिटेट्स की हम बात करें, इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की गई है माइक्रो हैबिटेट, यानी कि कुछ जो है वो हम कह रहे हैं कि जो हमारा ट्री है उसकी हार्टवुड जो है कुछ जो है लकड़ी के दरमियान में जो है वो रहना शुरू कर दिया उन्होंने। कुछ ने जो है वो क्या किया, जो तने हैं उनके नीचे रहना शुरू कर दिया, कुछ ने उन तनों के ऊपर रहना शुरू कर दिया, कुछ ने जो है वो जो पत्ते वगैरह ज़मीन पे गिरे हुए थे उन वो जो लीटर वगैरह था, ठीक है, जो पत्ते गिर गए थे ज़मीन पे उनके नीचे रहना शुरू कर दिया। कुछ जो हैं उन्होंने लीटर के ऊपर रहना शुरू किया, कुछ ने जो है वो बीनीथ द लीटर ऑन द ग्राउंड सरफेस पे जो है वो रहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्पीशीज़ की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स की बात की हुई है नील ने। और ये फिज़िकली स्पेस को जो जिन ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये चीज़ कहला रही है स्पेशल या फिर जो है हैबिटेट निच। आगे हम बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप जो है ट्रॉपिकल निच। अच्छा, बेसिकली ट्रॉपिकल हम कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल की अगर बात की जाए तो ये फूड चेन और फूड वेब में आप लोग पढ़ते हो ट्रॉपिकल लेवल कि द पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन अ फूड वेब इज़ नोन एज ए ट्रॉपिक लेवल, आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर की, प्राइमरी कंज्यूमर की, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और देन प्रीडेटर, आप लोगों ने सो ऑन चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अब यहाँ पे ट्रॉपिकल निच क्या है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि 2 स्पीशीज़ live in the same habitat but they occupy different tropical niches because of differences in food habits. बेसिकली ये वही बात जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है कि हर इंसान की नेचर जिस तरह डिफरेंट होती है, इसी तरह अब हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की जो फूड हैबिट्स हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। अब 2 स्पीशीज़ जो हैं उनकी हैबिटेट तो सेम है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि दो लोग जो हैं वो एक ही घर में रह रहे हैं, अब दोनों की जो है वो एक को बिरयानी पसंद है, एक को जो है वो बिरयानी पसंद नहीं होगी, तो मुख्तलिफ जो है उनकी
हैबिट्स होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 2 स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही सेम हैबिटेट्स में रह रही हैं, लेकिन दे ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक निच बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन फूड हैबिट्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट ट्रॉपिक निच को चूज़ किया। उन्होंने डिफरेंट निच को चूज़ किया क्योंकि उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल एक आती है वो फिंचेस ऑफ गैलापागस आइलैंड की हम बात करते हैं, जिसमें 13 स्पीशीज़ के बारे में बताया हुआ है गैलापागस आइलैंड में, अमेरिका की स्पीशीज़ के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं कि इनकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो ग्राउंड फिंचेस थी, कुछ ऐसी थी जो ट्री फिंचेस थी, कुछ जो है वो वार्बलर फिंचेस भी थी, कुछ ऐसी थी जो नट्स वगैरह खाती थी। तो उनकी जो बीक की शेप थी वो बिल्कुल ऐसे ही थी कि जो इंसेक्ट खाती थी उन्होंने इंसेक्ट खाना है, उन्होंने फ्रूट नहीं खाना। जो फ्रूट खाती थी उन्होंने जो है वो इंसेक्ट नहीं खाना। तो उनकी बीक की शेप की बुनियाद पे उनकी जो फूड हैबिट्स थी वो मुख्तलिफ थी। तो इसकी जो ट्रॉपिकल निच है इसमें आप ये वाली एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम एक्वेटिक बग्स वगैरह जो हैं, जो नोटोनेक्टा है और कोरिग्जा, ये 2 बग्स के नाम है, नोटोनेक्टा एंड कोरिग्जा, जो एक ही तालाब में रहते हैं, एक ही पॉन्ड में रहते हैं, लेकिन उनकी ट्रॉपिक नेचर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, किस तरह से? क्योंकि जो नोटोनेक्टा है वो एक एक्टिव प्रीडेटर है जो क्या करता है, जो बाकी छोटे मोटे जो कीड़े वगैरह हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको खाता है। लेकिन कोरिग्जा की अगर बात करते हैं तो कोरिग्जा जो है वो वेजिटेशन, जो डिकेइंग वेजिटेशन होती है उसको खाता है। तो बेसिकली इनकी देखिए फूड हैबिट्स की वजह से इनका जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल निच वो मुख्तलिफ हो गया। हालांकि हैबिटेट पॉन्ड जो है वो सेम है, लेकिन उन दोनों की जो फूड हैबिट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर और हाइपर वॉल्यूम निच। अब ये क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली जिसको डेवलप किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था G.E. हुचिनसन। ठीक है, इसको 1965 में येल यूनिवर्सिटी में जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। इसको हाइपर वॉल्यूम निच मल्टी फैक्टर या फिर एन डायमेंशनल भी कहा जाता है, या फिर इसको जो है हुचिनसोनियन जो है कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। हुचिनसोनियन निच यानी कि हुचिनसोनियन निच के लफ्ज़ के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द एन डायमेंशन एंड व्हाट इज़ द हाइपर वॉल्यूम निच और मल्टी फैक्टर निच। अब यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीशी अपनी एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रही है। उस स्पेसिफिक हैबिटेट में लाइट की भी ज़रूरत है, टेम्परेचर की भी हम बात करते हैं, प्रेडेटर की भी बात करते हैं कि वहाँ पे प्रेडेटर भी है, वहाँ पे वाटर भी है, वहाँ पे पैथोजेंस भी हैं, प्रेशर भी है, कंपिटिटर्स भी हैं। तो अब एक ऑर्गेनिज्म है, एक हैबिटेट में रह रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, एबायोटिक भी होंगी और बायोटिक भी होंगी। ठीक है, उसके अलावा यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक स्पीशी है तो वहाँ पे जिस टेम्परेचर होगा लाइट नहीं होगी। तो वहाँ पे एक हैबिटेट है, उसमें ये तमाम चीज़ों का जो है वो इंट्रैक्शन होगा। यानी कि ये सारी चीज़ों का जब इंट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हाइपर वॉल्यूम कहलाती है। अब यहाँ पे जैसे ये हमारे पास एक है कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक एक्स स्पीशी, एक जगह पे एक निच है, यहाँ पे एक स्पीशी रह रही है जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक स्पीशी रह रही थी तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं कि फंडामेंटल स्पीशी होती है। अब क्या है कि यहाँ पे x के साथ एक और स्पीशी आ गई जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर x है तो ये जस्ट फंडामेंटल हो गया। अगर इस x के साथ एक और स्पीशी y को हम ऐड कर देते हैं, 2 इंडिविजुअल्स आ गए, तो ये कौन सी स्पीशी बन जाती है, ये रियलाइज्ड निच बन जाता है। यानी कि वो फंडामेंटल निच और ये रियलाइज्ड निच बन जाता है। सो अब मैंने जो आपको बताया कि ये हमारे पास पहले एक स्पीशी है जिसको हम एक्स स्पीशी बोल रहे हैं। अब इस एक्स स्पीशी के साथ एक और स्पीशी आके रहना शुरू कर दिया जिसका नाम है भाई वाई स्पीशी। अब ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये जो एक्स और वाई स्पीशी हैं, अब इनकी जो है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई एक ही निच है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 2 स्पीशीज़ आके रहना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे ये जो रेड से आपको एरिया नज़र आ रहा है, बेसिकली ये ओवरलैपिंग एरिया है, यानी कि कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इट्स एन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। यानी कि ये वो एरिया है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई है 25% अगर हमारे पास कोई रिसोर्स मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 25 शेयर कर रही है, ये भी 25 शेयर कर रही है। तो अब
10% ऐसा रिसोर्स है जो एक्स भी शेयर कर रही है और वाई भी उसी 10% को शेयर कर रही है, यानी कि एक्स जो है वो 25 अपना शेयर कर रही है, वाई जो है वो 25 अलग से शेयर कर रही है, लेकिन 10% ऐसा है जो वो दोनों जो हैं वो शेयर कर रही हैं और उन दोनों के दरमियान में कंपटीशन आ गया है, और ये वाला एरिया है जो है ये बेसिकली कहलाता है ओवरलैपिंग एरिया। तो अब यहाँ पे हमने जैसे बात की है मल्टी डायमेंशनल निच की, हमने बात की थी फंडामेंटल निच, और रियलाइज निच की हमने बात की थी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंड डायमेंशनल होती है ना बेसिकली वो होती है, वो फंडामेंटल निच होती है। अब यहाँ पे जो आपकी बुक में कुछ एक्सप्लेन किया गया है वो एक जो है एग्जांपल थोड़ी सी ली हुई है, कोई ख़ास एग्जांपल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कुछ वेरिएबल्स को लेके, कि जैसे हम कहते हैं कि सपोज़ कि हम कहते हैं कि हम कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है हमारे पास, उसको हम मेजर करते हैं, उसमें टेम्परेचर भी आता है, उसमें लाइट भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि हम कहते हैं कि अगर किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, यानी कि ऐसा है कि बेसिकली जो टेम्परेचर और अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, they are not independent in their biological effect, thus the tolerance to high temperature may be related with increase in the relative humidity। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि अगर टेम्परेचर जो है वो हाई है तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो ह्यूमिडिटी है वो भी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में इन्होंने कहा है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो गई है, तो क्या होता है कि एक थर्ड फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। सपोज़ यहाँ पे एक और थर्ड फैक्टर आ जाता है, यानी कि वहाँ पे जो है फॉस्फोरस भी मौजूद होता है, यानी कि टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है इसके साथ एक और तीसरा फैक्टर आ गया है जो है फॉस्फोरस। अब ये जो तीनों फैक्टर्स मिलके इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने 3 वेरिएबल या 3 डायमेंशनल, या फिर जो है हम इसके लिए कोड लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूमेट्रिक का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 3 वेरिएबल थे, इस तरह से हम कहते हैं कि कुछ और वेरिएबल्स भी शामिल हो गए, जैसे हमने कहा प्रेशर भी आ गया, लाइट भी आ गई, तो अब और मज़ीद वेरिएबल्स आ गए, 4th वेरिएबल आ गए। सपोज़ हम कह रहे हैं कि 4 वेरिएबल अब वहाँ पे मौजूद हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए, बायोटिक भी हैं और एबायोटिक भी हैं, जिन्होंने पॉपुलेशन को जो है वो इफ़ेक्ट किया। अब यानी कि जब लार्ज नंबर ऑफ़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो बायोटिक है चाहे वो एबायोटिक है, जो आगे जाके पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, सो हम कहते हैं कि क्या है कि वो जो निच है, ये सारी हम निच के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो निच है वो क्या है, निच इज़ एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम। तो फिर वो जो निच होगी वो क्या होगी, वो एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम कहलाएगी, ठीक है। सो जो एन डायमेंशनल है इट इज़ अ फंडामेंटल निच ऑफ अ स्पीशी। और जब दो ये फंडामेंटल निचेस जो हैं, यानी कि हम कहते हैं कि व्हेन द फंडामेंटल निचेस ऑफ 2 स्पीशीज़ ओवरलैप देम द 2 स्पीशीज़ आर कम्पीटिंग। जैसे यहाँ पे हमने बात की कि एक फंडामेंटल स्पीशी है, फंडामेंटल निच है, इसमें 2 स्पीशीज़ आ गई हैं, तो अब ये दोनों स्पीशी जो है ये ओवरलैप कर रही हैं, और जब ये ओवरलैप करती हैं तो इनके दरमियान में जो है वो कंपटिशन आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज क्या है निच का, या निच सेग्रीगेशन का एडवांटेज क्या है, कि अगर तो सेग्रीगेशन हम कहते हैं सेपरेट, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर तो ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन हो गया है स्पीशी का, तो इनमें जो इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो कन्फ्यूजन है उससे बचेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर की वजह से सेग्रीगेशन आ जाता है तो उनमें जो कन्फ्यूजन हो जाती है उससे हम बच सकते हैं, जो एनर्जी वेस्ट होती है उससे बचा जा सकता है, जो वेस्ट ऑफ टाइम है उससे बचा जा सकता है। तो ये एक एडवांटेज है ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन का। उसके अलावा अगर मोर डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ हों, जितनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ जो हैं, यानी कि दूर दूर जितनी स्पीशीज़ होंगी, उससे ज़्यादा ये होगा कि उनके दरमियान में जो है ये कंपटीशन नहीं होगा। जब कंपटीशन नहीं होगा तो वो ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट लाइफ को जो है वो सरवाइव कर सकेंगी, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल निच, ये कंप्लीट हो गया है।